मैं अक्सर 1947 की कहानियों में एक बात अवश्य सुनता था कि कुछ औरतें वहाँ रह गई, कुछ औरतें किडनैप कर ली गई, कुछ औरतें इधर से उधर लाई गई, कुछ औरतों का कहीं पता नहीं चला। सरकार ने कोई एक कमेटी बनाई थी। फिर जब मैं इतिहास खंगालता हूँ और डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब की बिछड़े लोग जब सामने आती है तो ये पता चलता है कि मृदुला साराभाई जो कि अहमदाबाद के एक संपन्न परिवार से संबंध रखती थी और ये परिवार महात्मा गांधी और पंडित नेहरू से भी जुड़ा हुआ था और उनकी इस परिवार की कांग्रेस के अंदर एक अच्छी खासी भागीदारी थी। तो विभाजन दंगों में औरतों की तलाश और बरामदी को लेकर मृदुला साराभाई ने 14 पन्नों की एक रिपोर्ट पंडित नेहरू को सौंपी थी और इस कार्य के लिए औपचारिक सरकारी अनुमति भी ली गई थी और 6 दिसंबर 1947 को एक द्विपक्षीय बैठक भी हुई। इस काम की मदद के लिए सहयोगी भी दे दिए गए। इसमें ज़्यादातर पुलिस अधिकारी थे। इस परियोजना को बाद में दोनों सरकारों की ओर से वैधानिक मान्यता भी दी गई थी। तभी शायद हमारी कहानियों में ये बात आती है कि हाँ, उसे वापस लाया गया या उसे कोई लेने आया था। और इस परियोजना को बाद में दोनों सरकारों ने जब वैधानिक मान्यता दे दी तो इसका नाम रखा गया अपहृत महिला, जिसका पूरा विश्लेषण भी किया गया 1949 में। इस विधेयक के प्रारूप में विभाजन के दंगों की शुरुआत 1 मार्च 1947 से मानी गई। इस तारीख के बाद संपन्न धर्म परिवर्तन और उसके परिणाम स्वरूप हुए विवाहों निकाहों को दोनों सरकारों ने अवैध माना। कमाल की बात है। इस बारे में ऐसी स्त्रियों की सफाई को भी स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि आशंका यही थी कि ऐसे सभी सफाई बयान किन्हीं दबावों के तहत दिए गए हो सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसी स्त्रियों के प्रेग्नेंट यानी कि गर्भवती होने पर भी स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आना था। मृदुला साराभाई की टीम में सहायक आईजी, 2 डीएसपी, 15 इंस्पेक्टर, 10 सब इंस्पेक्टर और 6 आईएसआई शामिल किए गए थे। इस टीम को दोनों देशों में खुले रूप में आने और जाने की छूट थी ताकि किडनैप औरतों की तलाशी बरामदगी हो सके। इस टीम का काम आसान नहीं था। अक्सर स्थानीय पुलिस वाले पहले से अपहरणकर्ताओं को सूचित कर देते थे। मृदुला साराभाई के साथ काम करने वाले एक वरिष्ठ समाज सेविका ने बाद में अपना नाम गुप्त रखने की सलाह देने पर कुछ यूं बताया कि हम सुबह सवेरे ही गाँव की ओर निकल जाते थे ताकि अपहृत औरतों के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। कुछ औरतें इस कवायद में रोज़ ही बरामद होती, उन्हें शिविरों में लाया जाता और फिर शुरू होती उनके रिश्तेदारों की तलाश। और हम जब भी गांव में जाती, कभी सामान बेचने वाले तो कभी अंडे बेचने वाली के रूप में जाती। फिर हम वहाँ की घरेलू औरतों से बातचीत में कुछ तथ्य उगलवाने की कोशिश करती। हम उन्हें झूठ मूठ बताती कि हमारी एक भाभी को हिंदू या सिख दंगाई उठाकर ले गए थे। अब हमारा भाई पागलों की तरह इधर उधर अपनी बीवी तलाशता है। अगर आपके गांव में कोई काफिरों, हिंदू सिखों की बेटियां लाई गई हों तो हमें बताया जाए। हम अपने बदहवास भाई के लिए ऐसी औरत को ख़रीद भी लेंगी। और इस तरह से हम जानकारी जुटाती, फिर पुलिस भेजी जाती बरामदगी के लिए। ऐसी औरतों को हर शाम कैंपों में पहुंचा दिया जाता। अब ये वाक्य पढ़ते हुए मुझे पिंजर फिल्म याद आ गई है। पूरो उर्मिला मातोंडकर जब कंबल बेचने जाती थी, अगर आपको वो याद आ रहा हो कि प्रतिमा काज़मी एक आर्टिस्ट हैं। मुझे नाम इसलिए याद है क्योंकि मैं उनसे मिला भी हुआ हूँ, काम भी किया हुआ है और बहुत अच्छे से जानता हूँ। प्रतिमा काज़मी जो कि एक उस दौर में एक ये था कि हाँ, नेगेटिव कैरेक्टर है। उसके यहाँ पे जब वो कंबल बेचने जाती है तो पूछती है, क्योंकि उसको अपनी भाभी की तलाश थी। तो ये बिल्कुल वही सीन हो रहा है यहाँ पर। और ऐसे मामलों में जिनमें अपहरण हुई औरतें जब वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उनकी 2 दलीलें होती थी। एक तो ये कि अब लौटने पर उनके घर वाले ही उन्हें अपवित्र या नापाक मानकर स्वीकार नहीं करेंगे, और दूसरी दलील यह है कि कुछ महीनों में बामुश्किल उन्हें नए हालात में समझौता किया है और अब एक बार फिर उजड़ने का जोखिम क्यों उठाया जाए। ये सारी बातें हुई होंगी तभी तो इतनी सारी औरतें नहीं मिली। लेकिन
ये आर्टिकल जब सामने आया तो बहुत सारी बातों से पर्दा हटा, क्योंकि हमारी बहुत सारी कहानियों में, बहुत सारी सच्ची दास्तानों में ये बात आती है कि हाँ, वो रह गई थी, उसे कोई ले गया था, उसे कोई लेने आया था, लेकिन वो गई नहीं। वो अब मुसलमान से हिंदू बन गई, वो अब हिंदू से मुसलमान बन गई। वो तो सिखनी थी, लेकिन अब वो मुसलमान है। ऐसी सैकड़ों कहानियाँ आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। अब इस बात को अब दोहराने का मतलब सिर्फ ये था कि हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें लिख कर आज भी इतिहास को खंगाल रहे हैं कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। क्योंकि अगर आप सरकार के पास भी आरटीआई डालेंगे कि आखिरकार कितने औरतें या कितने लोग इधर से उधर या मारे गए, तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। शुक्रिया।